वेलकम टू ऑल। देखिए आज मैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, इसको मैं आपको समझाऊंगा। इसको काफ़ी अच्छे से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिए आपका इससे क्वेश्चन आएगा। राइट, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, ठीक है। ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन इज एनालिटिक एट ए पॉइंट z इक्वल टू z नॉट इफ इट इज़ इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल इन सम नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू z नॉट। राइट, देखिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फंक्शन का एनालिटिक होना देखना चाहते हैं किसी पॉइंट पे, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है, कि उस पॉइंट का कोई भी चाहे छोटा ही NBD क्यों ना हो, उस नेबरहुड में ये फंक्शन क्या होना चाहिए, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यानी उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव सारा एग्जिस्ट करना चाहिए। राइट, तो एनालिटिक को हम लोग कॉम्प्लेक्स में डिफरेंशिएबिलिटी से ज़रूर देखते हैं कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा वाइड डेफिनेशन है, अच्छे से समझिएगा आप इसको कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन को किसी पॉइंट पे एनालिटिक कब कहेंगे, जब उस पॉइंट पे, ठीक है, एक छोटा भी NBD आपको क्यों ना मिलता हो, छोटा सा भी नेबरहुड क्यों ना हो, उस नेबरहुड में फंक्शन पूरी तरह से इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होना चाहिए। राइट, ठीक है। अब यहाँ पे जो टर्म है नेबरहुड, तो नेबरहुड के बारे में आप पहले से भी जानते हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ इसको। देखिए शॉर्ट में हम लोग NBD बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में NBD कहा जाता है। राइट, ठीक है। अच्छा, नेबरहुड क्या होता है, तो इस NBD के बारे में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए हम लोग ना जब वन डायमेंशनल स्पेस का बात करते हैं, वन डायमेंशन, ठीक है, तो वन डायमेंशन में आप इंटरवल जानते होंगे, ठीक है। इंटरवल क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है z नॉट। राइट, तो हम लोग क्या किए, सपोज कीजिए ये मेरा z नॉट इक्वल टू क्या है, 2 है, तो हम क्या किए, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े और इधर 3 ले लिए, ठीक है, इसके पहले क्या ले लिए, 1 ले लिए। तो डेफिनेटली ये जो 2 है ये किस इंटरवल में लाई करता है, तो ये 1 और 3 में लाई करता है, ठीक है। तो 1 और 3 को, इस इंटरवल को, राइट, आप क्या बोल सकते हैं, आप नेबरहुड बोल सकते हैं इन सेंस ऑफ वन डायमेंशन, ठीक है, इज नेबरहुड। ये है इंटरवल, ठीक है, ये आपका इंटरवल है, इंटरवल, और इसी इंटरवल को आप NBD नेबरहुड भी बोल सकते हैं, क्योंकि नेबरहुड इसके नाम से ही क्लियर है ना, आस पड़ोस का, ठीक है, मतलब इसके आस पड़ोस का जो मतलब कि कुछ रेंज होगा हम उसको लेंगे। राइट, तो 1 से 3 तक ले लिए, तो इस तरह का कई NBD हो सकता है, ठीक है। अब जैसे आप मान लीजिए -1 से लेकर के आप 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। इधर और आ जाएंगे तो आप 0 से लेकर के 5, तो आपको पहले ये भी देखना है कि किसी एक पॉइंट के लिए बहुत तरह का NBD हो सकता है। राइट, तो ये तो मैंने वन डायमेंशन में आपको बताया, लेकिन वन डायमेंशन में जनरली इंटरवल का ही यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग 2 डायमेंशन की बात करें, ठीक है, तो 2 डायमेंशन में आपका ये NBD का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूँ z नॉट इक्वल टू 2 पे, राइट, ठीक है, तो इसको सेंटर लेकर के आपको एक छोटा सा जो है सर्कल बनाना है, ठीक है, बड़ा सर्कल भी बना सकते हैं जिसके अंदर ये सेंटर आ जाए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने बना लिया, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, इंटरवल में क्या होता था कि हम लोग कुछ लेते थे टुवर्ड राइट यानी दाईं तरफ, और कुछ लेते थे हम लोग बाईं तरफ, ठीक है, तो हमारा एक इंटरवल बन जाता था। राइट, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है, दायां भी लेना है, ठीक है, बायां भी लेना है, ऊपर भी लेना है और नीचे भी लेना है। राइट, तो इस तरीके से जब आप लेंगे तो ये आपका क्या हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। तो ये जो सर्कल बना, तो इसमें क्या हो गया, इसमें 2 के बगल का वैल्यू, 2 के पहले का वैल्यू, 2 के ऊपर का वैल्यू, 2 के नीचे का वैल्यू, ठीक है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, NBD कहलाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, NBD यानी नेबरहुड ऑफ 2। राइट, अब ये नेबरहुड आपका बड़ा भी हो सकता है, काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है, ओके, बहुत छोटा भी हो सकता है। बहुत अगर छोटा NBD लेंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं स्मॉल एप्सिलम NBD, क्योंकि एप्सिलम आपका क्या होता है, 10 to 0 होता है। राइट, ये 0 को टेंड करता है, बहुत छोटा वैल्यू होता है। तो एप्सिलम NBD का मतलब क्या हो गया, ये स्मॉलेस्ट NBD हो गया, ठीक है, स्मॉलेस्ट NBD। तो इसका अपना इंपॉर्टेंस याद रखिएगा कि अगर, ठीक है, हम लोग ये देख रहे हैं कि हमको कुछ ना कुछ NBD मिलना ही चाहिए इन सम नेबरहुड, जैसा आपको लिखा हुआ है, तो कितना छोटा भी क्यों ना मिले, बड़ा में तो काम करेगा ही करेगा, बड़ा में तो आपको बहुत सारा पॉइंट मिलेगा, ठीक है, लेकिन छोटा से छोटा अगर आप NBD भी ले करके ये दिखा देते हैं कि उस पॉइंट के छोटे से छोटे NBD यानी छोटे से छोटे सर्कल में, ठीक है, सेंटर वही पॉइंट होगा, उसके सेंटर लेते हुए छोटा से छोटा भी अगर आप सर्कल लीजिए और उस सर्कल के हर पॉइंट में, उस सर्कल के अंदर हर पॉइंट में अगर फंक्शन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है तो आपका क्या कहलाता है, एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। राइट,
कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझना है, ठीक है, आपको डाइवर्ट नहीं होना, ठीक है। तो मैं एनबीडी की बात कर रहा था, यही एनबीडी आपका 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, ठीक है, 3 डायमेंशन में बात करेंगे तो ये एनबीडी हमारा क्या हो जाएगा, अगर सेंटर आपका वही 2 है तो ये आपका स्फीयर हो जाएगा, स्फीयर, ठीक है। जब हम लोग 3 डायमेंशन में बात करेंगे तो एक्स वाई जेड, ठीक है, तो ये एनबीडी क्या हो जाएगा, आपका स्फीयर हो जाएगा। तो याद रखिए एनबीडी जो नेबरहुड है, ठीक है, ये इंटरवल का कह ले सकते हैं आप, एक व्यापक जो है नाम है, एक बड़ा नाम है। इंटरवल हम लोग जनरली बस 1 डायमेंशन में यूज़ करते हैं, ठीक है, और उससे आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग इसको एनबीडी में लेते हैं, आप समझ गए होंगे, राइट। अब इसी में अगर इस सेंटर को हटा दिया जाए यहाँ पे, तो इसको हम लोग डिलीटेड नेबरहुड बोलेंगे कि एक पॉइंट को हटा दिए तो बाकी जो भी नेबरहुड है वो डिलीटेड नेबरहुड है, ठीक है। इसी को पंक्चर्ड नेबरहुड भी कहते हैं, मैंने ये आपको बताया हुआ है, राइट, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि फंक्शन एनालिटिक कब होगा, जब जो है z इक्वल टू z0 पे आपको कोई एनबीडी मिले, छोटा ही हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई एनबीडी मिलना चाहिए जिसके हर पॉइंट पर फंक्शन क्या होना चाहिए, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिए, राइट। अब देखिए आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो डिफरेंशिएबिलिटी है, ठीक है, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करें तो क्या होगा, देखिए डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, राइट। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, तब कहलाएगा जब डेफिनेटली क्या होगा, एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, व्हेन एफ डैश जेड एग्जिस्ट यूनिकली, राइट। यानी अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम लोग एफ जेड ले लेते हैं, तो ये एफ जेड आपका डिफरेंशिएबल होगा, कब होगा, जब ये एफ डैश जेड आपका एग्जिस्ट करेगा, यानी ये आपको मिलना चाहिए और यूनिकली मिलना चाहिए, ठीक है, मतलब उसका सिंगल वैल्यू होना चाहिए, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे एफ डैश जेड का वैल्यू क्या होगा, हम लोग ये भी देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो क्या होता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लेते हैं, इसमें रियल पार्ट होता है यू एक्स वाई, ठीक है, प्लस आयोटा भी एक्स वाई, राइट। तो ये हम लोगों का कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, यानी आप रियल एक्स और वाई के लिए, ठीक है, टर्म डिफाइन करते हो, फंक्शन डिफाइन करते हो यू एंड भी, ठीक है, और फिर जब हम लोग इससे यू प्लस आयोटा भी का कोई फंक्शन तैयार करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाता है, राइट। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डिफरेंशियल जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, वो आएगा आपका एफ डैश जेड इक्वल टू, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है, यू एक्स प्लस आयोटा भी एक्स, राइट, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली ये देखते होंगे कि इसके डिफरेंशिएबल होने के लिए ये ज़रूरी है कि यू एक्स और भी एक्स, ठीक है, दोनों क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और एग्जिस्ट करता हो, यूनिकली एग्जिस्ट करता हो, तभी आप एफ डैश जेड को जो है डिफाइन कर पाएंगे, राइट। तो हम लोग अभी देखेंगे कि इसका यूज़ क्या है, आगे चल के हम लोग इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट ये है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो आप कैसे चेक करेंगे कि वो एनालिटिक है। तो इसके लिए हमारे पास में एक बहुत ही बेस्ट कह लीजिए कि थ्योरम है, जिसको हम लोग कॉशी-रीमा थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो उसके इक्वेशन के हेल्प से आप डेफिनेटली काफ़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि फंक्शन आपका एनालिटिक है या नहीं है, राइट। तो आप देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉशी-रीमा इक्वेशन, कॉशी-रीमा इक्वेशन, राइट। तो देखिए कॉशी-रीमा इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो कॉशी-रीमा इक्वेशन होता है, अगर एफ जेड हम लोग यही ले लें, ठीक है, यू एक्स वाई प्लस आयोटा भी एक्स वाई, ठीक है। तो कॉशी-रीमा इक्वेशन आपका आता है यू एक्स इज इक्वल टू भी वाई, ओके, एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस भी एक्स, राइट। ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव है, अभी मैं आपको शॉर्ट में पार्शियल डेरिवेटिव भी समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये होता क्या है, ये होता है आपका करली यू बाई करली एक्स, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये आपका होता है करली भी बाई करली वाई, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अच्छा, और ये आपका होता है, एंड नीचे वाला आपका होता है करली यू बाई करली वाई, राइट।
और ये इक्वल होना चाहिए माइनस करली भी बाई करली एक्स। ओके, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू माइनस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो ये कॉशी-रीमान इक्वेशन है, इसको आपको अच्छे से याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन आके रहेगा, राइट, ठीक है, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। जो भी मैं बता रहा हूँ एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कॉशी-रीमान इक्वेशन का एनालिटिक्स से क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो रिजल्ट है वो ये है, पहला कि एफ जेड आपका एनालिटिक होगा, दिस इम्प्लाइज इट सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन, राइट। अभी जो हम लोग कॉशी-रीमान इक्वेशन पढ़े यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, अगर वो सेटिस्फाई होगा तभी आपका एफ जेड एनालिटिक होगा। मतलब ये समझिए कि एफ जेड एनालिटिक, इसका मतलब है कि सी आर इक्वेशन आपका क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, राइट। ओके, याद रखिएगा कि इसका कन्वर्स जो है वो करेक्ट नहीं है, यानी अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता है तो आप ये नहीं कह सकते, ठीक है, कि वो एनालिटिक होगा, ये जरूरी नहीं है, ये हम लोग बात करेंगे, राइट, ठीक है। तो यानी ये इसका जो है क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, क्या है, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, ओके, नेसेसरी कंडीशन। अब आप बोलेंगे कि ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए, ये आप बोलिए कि ठीक है, आम का पेड़ है, राइट, आम का पेड़ है इम्प्लाइज इसके पत्ते हरे हैं, करेक्ट है, ठीक है। आम का पेड़ अगर है तो इसका मतलब क्या है कि उसका पत्ता हरा है। बट उल्टा बात कीजिए कि अगर किसी पेड़ का पत्ता हरा है तो क्या वो आम का ही होगा, तो कन्वर्स इसका करेक्ट नहीं है भाई, ठीक है। अगर आम का पेड़ है इसका ये मतलब है कि उसका पेड़ का पत्ता हरा होगा, लेकिन उल्टा देखिए, कोई भी पेड़ का पत्ता हरा ले लीजिए, क्या वो आपका आम का होगा, वो डेफिनेटली किसी और भी फल का हो सकता है, कोई और पौधा हो सकता है। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों होल्ड करे, ठीक है, एक तरफ से होल्ड करेगा। अगर दोनों तरफ से होल्ड करता है तो वो क्या हो जाता है, वो आपका एक यूनिवर्सल फैक्ट बन जाता है। जैसे मैं बोलूँ दोनों तरफ से कि भाई जो है ये इंसान का बच्चा, ठीक है, तो इम्प्लाइज इंसान होगा, इंसान का बच्चा तो इंसान ही होगा, जानवर तो नहीं होगा। फिर उल्टा, बच्चा इंसान है, इम्प्लाइज उसका बाप भी इंसान होगा, राइट। तो देखिए कुछ यूनिवर्सल फैक्ट होता है जिसमें दोनों सही होता है, ओके, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसमें एक ही साइड का करेक्ट होता है। तो यहाँ पे वही है कि अगर एफ जेड एनालिटिक है तो इसका मतलब है कि सी आर इक्वेशन होल्ड करेगा, बट सी आर इक्वेशन होल्ड कर गया तो उस पॉइंट पे आप पकड़ के मत बोल देना कि यहाँ पे एनालिटिक होना चाहिए, नहीं, ये आपका दावा गलत है, ठीक है। अगर वो आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे नोट बता देता हूँ, नोट कब आपका ये चीज़ होगा, ठीक है, सी आर इक्वेशन आपका होल्ड कर जाए, ठीक है, सी आर इक्वेशन होल्ड, ये होल्ड कर जाएगी, आप 3 में रख लीजिएगा, रिजल्ट 3, ठीक है। सी आर इक्वेशन होल्ड्स और प्लस ये कि यू एक्स एंड वी एक्स, यानी पार्शियल डेरिवेटिव इन एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी इन एक्स, ये भी होल्ड करे। ये दोनों अगर होल्ड कर जाए, यानी सी आर इक्वेशन भी होल्ड कर रहा है और यू एक्स और वी एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू एंड वी, ये भी होल्ड कर रहा है, तब ये आपका फिर एनालिटिक को इम्प्लाइज कर देगा कि यस वहाँ पे एनालिटिक भी होगा, राइट। तो सिर्फ सी आर इक्वेशन ये सफिशिएंट नहीं है उल्टा चलने के लिए, उल्टा चलने के लिए आपको एक और भी प्रॉपर्टी चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा, इसलिए कि हम लोग जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, राइट, ठीक है। तो चूंकि जो डेरिवेटिव है वो दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव में डिफाइन है, u का भी और v का भी विद रिस्पेक्ट टू x, तो यानी कि दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव भी होल्ड करना जरूरी है, तभी आप इसको ले पाएंगे, राइट। तो अगर एनालिटिक है तो आपका सी आर इक्वेशन मिलेगा, याद कर लीजिए। दूसरा जो अच्छा रिजल्ट है वो ये है कि अगर एफ जेड आपका एनालिटिक है, इसका मतलब है कि उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट यानी u और v, ठीक है, वो क्या होगा आपका, वो आपका हार्मोनिक होगा, ठीक है। अब हार्मोनिक क्या होता है, तो हार्मोनिक देखिए, ठीक है, नंबर 4 हार्मोनिक, हार्मोनिक फंक्शन भी देख लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, सबको आपको अच्छे से करना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोनिक फंक्शन किसको बोलते हैं, विच सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई करता है, विच सेटिस्फाइज लैपलास इक्वेशन, राइट, लैपलास इक्वेशन, ओके। जो लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे हार्मोनिक। देखिए u इज़ हार्मोनिक, u आपका हार्मोनिक होगा, कब हार्मोनिक होगा, हार्मोनिक, ठीक है, व्हेन, जब क्या हो, u का डबल डिफ्रेंशिएशन कीजिए, x और x, राइट, दो बार डिफ्रेंशिएशन कर दिए तो फिर प्लस
u का y में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए अप टू 2 ऑर्डर, यानी पहले y में कीजिए फिर y में कीजिए, ठीक है। तो इसका सम क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। और अच्छे से लिखूँ तो ऐसे, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर यानी डबल, ठीक है, ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, ये आपका क्या होना चाहिए, सम जो है इसका 0 होना चाहिए, जब ही आप u को क्या बोलेंगे, हार्मोनिक बोलेंगे, राइट। इसी तरीके से अगर भी आपका हार्मोनिक है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। रिजल्ट्स मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है, राइट। तो ये भी याद रखिए कि अगर FZ एनालिटिक है तो रियल और इमेजिनरी पार्ट हार्मोनिक होता है। और ये मैंने आपको बताया हुआ है एक वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं कि अगर कॉशी-रीमान इक्वेशन है, अगर कॉशी-रीमान इक्वेशन है तो आपको ये चीज़ भी मिल ही जाता है, क्योंकि कॉशी-रीमान इक्वेशन होल्ड करता है। तो कॉशी-रीमान इक्वेशन होल्ड करेगा तो वो हार्मोनिक प्रॉपर्टी भी देगा, राइट। तो वो हार्मोनिक प्रॉपर्टी भी देता है, फिर वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएबिलिटी का भी प्रॉपर्टी देता है, ये मैंने अलग वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। अभी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप PGT वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, CSIR के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। आप देखिए इसके बाद क्या हो जाता है, ये हो गया हमारा लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि जो इसका ब्यूटी है, ब्यूटी की बात करूँगा, खूबसूरती की बात करूँगा मैं, नहीं ब्यूटी, इसका ब्यूटी क्या है, ठीक है, व्हाट इट्स स्मार्टनेस, क्या ब्यूटी है। ब्यूटी ये है, जो भी नेसेसरी पार्ट होता है उसका ब्यूटी ये होता है ना कि उल्टा काम कीजिए, फ़ौरन से कंफर्म हो जाइए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था तो मैं बता रहा हूँ कि आप कोई पेड़ उठाए, ठीक है, पेड़ का जो पत्ता है वो एकदम खूबसूरत है, स्मार्ट टाइप का, एकदम लाल पीला है, तो भाई वो आम का पेड़ नहीं होगा, ठीक है, ओके। डायरेक्ट आप बोल देंगे कि भाई पेड़ का पत्ता एकदम चमकीला, एकदम पौधा जैसा दिख रहा है, ठीक है, बहुत खूबसूरत बनावट है उसका, हरा है ही नहीं है वो, तो वो क्या है, आम का पेड़ नहीं होगा। मतलब क्या, मतलब अगर हम लोग ये बोलें कि CR इक्वेशन मिला ही नहीं तो इसका काउंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा कि इफ़ CR इक्वेशन नॉट होल्ड, ये नहीं मिला, इसका मतलब FZ एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। तो उल्टा इसको हम लोग बोलते हैं काउंट्रा पॉजिटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिए, राइट। काउंट्रा पॉजिटिव क्या होगा इसका, ये होगा कि CR इक्वेशन ना, इक्वेशन नॉट होल्ड, ठीक है। CR इक्वेशन क्या होता है, होल्ड नहीं करता है, ये C लिखा हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा C, ओके। तो CR इक्वेशन नॉट होल्ड्स इम्प्लाइज F इज़ नॉट एनालिटिक। कितना अच्छा हथियार मिल गया आपको, क्योंकि CR इक्वेशन को चेक करना बहुत ईजी है। तो अगर आपने CR इक्वेशन निकाला, वो होल्ड ही नहीं किया, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए उल्टा कि F एनालिटिक ही नहीं होगा। इसको बोलते हैं काउंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसी तरीके से आपका कोई एक पार्ट हार्मोनिक नहीं है, ठीक है, आइदर U और V इज़ नॉट हार्मोनिक, ठीक है। आपने U को देखा या V को देखा, दोनों में से कोई एक आपका हार्मोनिक नहीं है, ठीक है, तो बात खत्म हो गई, F आपका एनालिटिक नहीं होगा, इज़ नॉट एनालिटिक, राइट। तो इसका जो अब जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो हमको आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरीके से MCQ में आप इन सब को यूज़ करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाते हैं और आपका काफ़ी स्पीड में बनता चला जाता है, राइट। तो डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल है, CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। गेट की तैयारी कर रहे हैं तो मुझको फॉलो कीजिए, राइट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेफिनेटली अच्छा लगा इसको तो आप लाइक कीजिए। अगर आप PGT मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या CSIR का नेट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, उस पर आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए देखते रहिए आप। थैंक यू वेरी मच।